लंबी विजिट पर आ रहे हैं और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर वो फोकस करना चाहते हैं। तो मैं पूरे विश्लेषण मेरे साथ सुनिएगा, क्योंकि भारत कनाडा के रिश्तों में क्या क्या पॉइंट्स हैं, यूपीएससी कौन कौन से पॉइंट पूछना चाहता है, उसका जो बेसिक पैरामीटर है वो क्या है, और यहां से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में और इंटरव्यू में। दोनों बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मेंस का बैच मैंने शुरू कर दिया है। निःशुल्क क्लासेस जिसको जिसको आज की देखनी है, आगे की भी कुछ दिन तक देखनी है, मुझे व्हाट्सएप करते रहेंगे, मेरे साथ वो जुड़े रहेंगे 8285894079। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण पर, इसकी डेप्थ में मैं जाता हूं एबीसीडी। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि भारत कनाडा संबंध बस एक भावनात्मक कहानी, की इमोशनल कहानी है। रीजन क्या है, इमोशनल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय, और पिछले कुछ समय से खालिस्तान विवाद, जो खालिस्तान की मांग हो रही है, उसका रूट माना जा रहा है कि कनाडा ही उसकी भूमि है। और बीच बीच में पिछले कुछ समय से जो हमारी कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक जो तनातनी, जो खिंचाव आ रहा है रिश्तों में, ये पिछले कुछ समय से बहुत ही महत्वपूर्ण बनता चला जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझते हैं कि क्या केवल सच इतना ही है? क्या यह रिश्ता केवल डायस्पोरा राजनीति यानी कि भारत प्रवासी कितने वहां पर रह रहे हैं उस पर ही सीमित है, या फिर सतह के नीचे एक बड़ा रणनीतिक समीकरण भी यहां पर बन रहा है? यानी बहुत लंबे समय से जो डोवाल डॉक्ट्राइन है वो यहां पर काम कर रही है, और किस तरीके से भारत जो है वो बहुत ताकत से आगे बढ़ता है, पूरे दुनिया के दबाव को देखता है, और एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक इक्वेशन भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। और खुद कनाडा की क्या वो जरूरतें हैं जो उसको भारत की तरफ ढकेल रही हैं, और भारत पिछले कुछ समय में जो अपनी संसद में खड़ा होकर भारत पर सीधा सीधा आरोप लगाने वाला देश आज भारत के साथ एक इतनी लंबी यात्रा पर आ रहा है, उसके पीछे की क्या क्या पेंच हैं, क्या क्या चीजें हैं, मैं हर चीज को आज एनालाइज करूंगा। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। यह विश्लेषण आने वाले समय में आपको एक नया जो है वो डायमेंशन देगा। आंसर राइटिंग के बहुत से पॉइंट्स आपको यहां पे मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये खबर आई है वो एक विदेशी यात्रा की खबर है या कुछ और भी डेप्थ की बात है। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की 27 फरवरी से 2 मार्च को, एक दो दिन की नहीं, 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक की भारत की यात्रा पर हैं। इतनी लंबी ऑफिशियल यात्रा, तो उसका सही मतलब क्या है? यह यात्रा व्यापार यानी ट्रेड, निवेश, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और सबसे बड़ी बात नवाचार सहयोग पर केंद्रित है। इसके बारे में बात हो रही। लेकिन अभी आज की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब हो चुकी है। सवाल है कि इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम क्या है, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा, नवाचार, ये सारे देश लगभग एक जैसी बातें कर रहे हैं। हमने इजराइल के केस में भी किया, इजराइल ने हमारे केस में भी किया। लेकिन सवाल है जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो आपको मैं यह समझाने की कोशिश करूंगा, और यूपीएससी के नजरिए से यह घटना भारत की विदेश नीति, आर्थिक रणनीति और इंडो पैसिफिक संतुलन में कैसे फिट बैठती है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडो पैसिफिक बैलेंस में यह यात्रा कहां जाकर सेट होती है। यूपीएससी इन तीनों पर लगातार प्रश्न पूछता है। तो चलिए सबसे पहले, अगर आप तैयार हैं तो पेन पेपर उठाइए। सबसे पहले बुनियादी सवाल मैं शुरू करता हूं, भारत और कनाडा का संबंध है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो औपचारिक राजनयिक संबंध, यानी कि जो एक जिसे कहते हैं ना स्टेट रिलेशनशिप, 1947 के बाद स्थापित होते हैं, भारत की आजादी के बाद। और दोनों चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, तो दोनों कॉमनवेल्थ आपको पता है कि जब ब्रिटेन जिन देशों को आजाद करते हुए जा रहा था वहां से, तो एक कॉमनवेल्थ का सेगमेंट शुरू किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स इसी आधार पर होते हैं। तो इंडिया और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कनाडा में लगभग 1.8 मिलियन, फिर से मैं कह रहा हूं 1.8 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। अगर हम कनाडा 2021 के सेंसस पर विश्वास करते हैं, कनाडा 2021 सेंसस पे अगर हम फोकस करें, तो वहां की जो कुल आबादी का 5%, कनाडा की टोटल आबादी का 5% भारतीय मूल के लोग हैं। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े प्रवासी भारतीय समुदाय में से एक है, द लार्जेस्ट वन। यह अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायस्पोरा की बात आ जाती है। लेकिन सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं है, व्यापार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जरा व्यापार के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो भारत और कनाडा के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, 2024-25 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 9 से 10 अरब अमेरिकन डॉलर के आसपास रहा। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स 2025 जो रिपोर्ट अभी जारी की है, उसमें 9 से 10 अरब अमेरिकन डॉलर के आसपास रहा। कनाडा भारत को दालें, पोटाश,
यानी फर्टिलाइजर कंपोनेंट जो पोटाश होता है वो फर्टिलाइजर एनपीके बनाने के काम आता है। कोयला और लकड़ी निर्यात करता है, यानी कनाडा से भारत को आता है दालें, आपको पता है हमारे यहां प्रोटीन इन्फ्लेशन है। पोटाश जो फर्टिलाइजर में काम आता है, कोयला और लकड़ी निर्यात करता है। भारत कनाडा को क्या भेजता है? फार्मास्यूटिकल्स, हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे, दवाइयों के। टेक्सटाइल हम भेजते हैं, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोनों देशों के बीच ये प्रमुख जो है वो कोर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बना रहता है, और इसके आधार पर हम 9 से 10 बिलियन डॉलर हम जो है क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। लेकिन अब जरा सोचने वाली बात है, आपको लग रहा हो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये व्यापार बड़ा क्यों नहीं हुआ जब कनाडा में इतना बड़ा डायस्पोरा रहता है? हम 1947 से ही हमारे औपचारिक संबंध हो चुके हैं, और ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं G20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों संसाधनों से भरे हुए हैं, दोनों टैलेंट से भरे हुए हैं। फिर भी भारत और कनाडा के बीच में व्यापार सीमित क्यों है? यह प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। यही आज की चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, और यहीं से मेरा एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन भी शुरू होने जा रहा है। चलिए एक एक परत को मैं आपके सामने लेकर आता हूं कि भारत और कनाडा के बीच में लंबे समय से एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही बहुत लंबे टाइम से। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा 2023 की रिपोर्ट कहती है कि यह बातचीत लगभग अंतिम चरण पर पहुंच रही है, लेकिन हाल के वर्षों में जो कूटनीतिक तनाव, जो स्ट्रैटेजिक, खासतौर पे निज्जर को लेकर जो बातचीत हुई, भारत अमेरिका को कनाडा को लेकर जो बातचीत हुई, वहां पर जो तनाव क्रिएट हुआ या तनाव क्रिएट किया गया, उससे वो वार्ताएं ठहरती चली गई। भारत हमेशा कहता चला है कि कनाडा जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, जो भारत में उन्होंने अपराध किए वो जाकर कनाडा में शरण प्राप्त करे और उनको स्टेट शरण दे रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत, भारत की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और कनाडा इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं 2023 में जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी, तो कनाडा द्वारा भारत पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए कि भारत ने जाकर एसेसिनेशन किया, फलाना किया, लेकिन भारत ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 2023 के स्टेटमेंट को देखें तो भारत ने कहा ऐसा भारत ने किसी भी देश के लिए नहीं किया है, यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारा। लेकिन वो तनाव जो था वो इतना बढ़ चुका था क्योंकि कनाडा ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाया और पूरी विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। उस तनाव ने भारत कनाडा के जो संबंध उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो अब 2026 में मार्क कार्नी जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर क्यों है, और यात्रा आपके लिए जानना जरूरी क्यों है? तो पहला रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक विजडम, आर्थिक विवेक। बड़े ध्यान से इस शब्द को सुनिएगा, और नहीं अगर आपकी कॉपी में है या शब्द आपने नहीं सुना तो इसको जरूर कॉपी में लिखिए। इसको बोलते हैं आर्थिक विवेक यानी इकोनॉमिक विजडम। इकोनॉमिक विजडम, कोई कंट्री पहले अपनी चीजों को एनालाइज करता है। चलिए जरा देखते हैं। तो कनाडा की अर्थव्यवस्था, ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक विजडम बेसिकली क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज पे फोकस करता है। आज जो है नहीं देश वहां जाना चाहता है, वो पाना चाहता है। अब देखिए हुआ क्या, कनाडा के अंदर क्या चल रहा है। तो कनाडा की अर्थव्यवस्था अत्यधिक रूप से अमेरिका पर निर्भर है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। उसके कुल निर्यात का लगभग 70 से 75% अमेरिका को चला जाता है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ट्रेड डाटा 2024 पे बिलीव करें तो अमेरिका की जो है वो कनाडा के सामान की खरीदारी में 70 से 75% की भागीदारी है। और कनाडा बहुत लंबे टाइम से अपने व्यापारिक साझेदारों का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है। मैंने कल की क्लास में डिस्कशन भी किया था कि अब कोई कंट्री अगर पावरफुल होना चाहता है तो उसको सप्लाई चेन नहीं, सप्लाई वेब डेवलप करना पड़ेगा। और बड़े ध्यान से कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में इस पर बहुत अच्छी डिस्कशन की थी और यह बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो ये बातें कही उसके पीछे कोर वैल्यू क्या, और बहुत ही सक्सेसफुली मैं उसको एस्टैब्लिश कर पाया कि इकोनॉमिक चेन की बजाय इकोनॉमिक वेब किसी भी कंट्री की, खासतौर पर वो कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर, जाइगेंटिक पावर, डेवलप पावर कहना चाहता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास ज्वाइन कर लें। 111 रुपए का बैच, अगर इस पे भी आप नहीं कर सकते तो आपका ऊपर वाला ही मालिक है, उस पर आप देखें, खैर सबका मालिक वही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक रणनीति। इंडो पैसिफिक बेसिकली प्रशांत और हिंद क्षेत्र को, हिंद महासागर क्षेत्र को कहा जाता है।
2022 में कनाडा ने औपचारिक रूप से जारी किया था, जिसमें भारत को क्रिटिकल पार्टनर बताया था 2022 में, और 2023 से हमारे संबंध बहुत तनातनी में चले गए। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2022 जब जारी की गई थी, तो वहां भारत को क्रिटिकल पार्टनर कहा गया था कि भारत के बिना इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर में आपको आगे बढ़ना असंभव है। भारत की क्राउन पोजीशन मानी जाती है, भारत का जो हिस्सा है वो क्राउन पोजीशन कहा जाता है। तो दो चीजें हो गई, एक तो उसको अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम चाहिए और कुछ गड़बड़ भी हो गई। इधर चीन और कनाडा आपस में मिलने की तरफ आगे बढ़े, उधर आपने देखा कि जो हमारे ऑरेंज राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो संतरे के आकार रंग के हैं, उन्होंने कहा कि मैं कनाडा पे टैरिफ लगा दूंगा, चीन की तरफ नहीं जाना है। उन्होंने तो यह भी कहा कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम बना रहे कनाडा हम अंदर ले लेंगे अमेरिका के, वेनेजुएला तो ले ही लिया। तो एक डर का माहौल तो तैयार हो गया बहुत तगड़ा। तो कनाडा को भी समझ में आया कि भाई साहब काम नहीं चलेगा। और कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में ही प्रूव किया था कि इधर देखो या उधर देखो, इस समय अगर कहीं पर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा जो है बना सकते हो, भारत आ सकते हो। बढ़ चढ़कर तारीफ करनी पड़ेगी, इस समय हमारे तारीफ सुनने का समय। हाँ बोलो, हाँ बोलो, अरे कुछ और बोलो। तो नहीं होती किसी की बड़ी खूबसूरत प्रेमिका होती है, जिंदगी में उसको जो है किसी ने भी हेलो नहीं बोला था लड़की ने, अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत मिल जाए, एकदम चांद जैसे, तो उससे बोलो अरे तुम चांद तारे, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। लड़का रात भर बेचारा जो है इंटरनेट से शायरियां चेप चेप के लेकर आता सुनाने के लिए कि भैया कोई खुश हो जाए। तो हम भी इस समय तारीफ सुनने के मूड में, करो हमारी तारीफ करो। कोई कह रहा है जाइगैंटिक, कोई कह रहा है विकसित, कोई कह रहा है उभर नहीं रहा, उभर चुका है। हर कोई, हमारी पोजीशन ऐसी हो रखी भाई। उसका रीजन क्या है? भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। अब भारत की आबादी 1.4 बिलियन, हम 1.4 जो है वो अरब लोग हैं। विकसित राष्ट्र का लक्ष्य बना दिया है। और साथ ही साथ मैंने आज बताया कि भारत अब थोड़ा अपना पॉलिटिकल चेंजेस भी कर रहा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तब हमारे पास आओ, हमसे बात करो। तो पूंजी, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल, इसकी जरूरत हमें भी पड़ने वाली है। हम ऐसे थोड़े ना रातों रात बन जाएंगे, हमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें भी क्लीन एनर्जी चाहिए। मान लो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने मदर ऑफ ऑल डील कर लिया। यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी का सबसे पहले वो कार्बन टैक्स लगाने वाला देश है। कनाडा कार्बन टैक्स लगाता है, तो तुम उसको सामान अपना बेचोगे क्या? बोलो ओ माय गॉड, इसको बनाने में कोयला जले है, तो कोयला जले है तो जिगर से पिए है, तो अब वो नहीं लेंगे तुम्हारा सामान। तो वो कहेंगे भाई इसको बनाने में आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या रहा? तो आपको अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जाना है, अमीर देशों को अपना सामान बेचना है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब कनाडा क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? कनाडा के पास है लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्रिटिकल मिनरल के केस में आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दे आर, बट नॉट जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम बैटरी बनाने, भारत कह रहा मैं ईवी की गाड़ियां बनाऊंगा। भारत में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बैटरी बनाने के लिए लिथियम या तो चाइना, वो तुम्हें दे नहीं रहा, वो कह रहा है मेरी मोनोपोली है। और कनाडा भी तो है, तो ले लो उससे। निकेल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक वाहन बनानी हो, बैटरी स्टोरेज बनानी, मान लो आप जो है कह रहे हो हम सब सोलर कर देंगे, तो सोलर ऐसे थोड़े ना होता। कई लोगों को लगता है कि वो जो छतरी लगा दी और बना के बैटरी पैदा करेगी और पूरे घर में फैल जाएगी। अरे वो जो बनेगा, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बनाता है, वो स्टोर होती है बैटरी में, उस बैटरी से लाइट जाती है, डीसी के थ्रू लाइट जाती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ऊपर वो छतरियां लगा दी है जो सोलर वाली, उससे तो पूरा एकदम घर चमक जाएगा। बैटरी नहीं लगाओगे तो चमके उमकेगा कुछ नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, जरूरी है। ये सारे खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कनाडा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब आइए एक सिस्टम समझाता हूं आपको। आज पूरी दुनिया में, मैं इससे पहले भी सिलेक्शन वाली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं कि वैश्विक जो राजनीति है ना, उसमें क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी, नहीं पता जिसने पहली बार सुने लिख लें, क्रिटिकल मिनरल्स डिप्लोमेसी। ये जो रेयर अर्थ मटेरियल जिसने चाइना ने शुरू किया, जो दवाइयां बनाने में जो सॉल्ट यूज होते हैं, इस पर उसकी मोनोपोली बन रही है। तो एक आजकल नई डिप्लोमेसी आई, आपने बैकडोर डिप्लोमेसी, फलाना डिप्लोमेसी, इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी, एक नई डिप्लोमेसी है क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी।
यह पूरी दुनिया के लिए एक नया सरदर्द, एक नया रिश्ता बनाने का तरीका है। जैसे आजकल जेनजी है ना, तो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, फ्रेंडशिप, तमाम तरह की जो शिप लेके घूमता रहता है कि मतलब ठीक है प्यार नहीं है लेकिन दोस्ती से कुछ ज्यादा है, तो वो होता नहीं बहुत तरह के इनके शेप में। उसी तरह दुनिया की डिप्लोमेसी में एक नई डिप्लोमेसी है, क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी। यानी जिसके पास वो क्रिटिकल मिनरल्स और वो जिसको बेचना चाहता है वो रिश्ते बन सकते हैं। और इस समय भारत और कनाडा क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी के बहुत करीब आ चुके हैं। तो जिस देश के पास संसाधन है वो उन्हें सुरक्षित आपूर्ति कर सकता है, वही भविष्य की इंडस्ट्रियल चेन को नियंत्रित भी कर सकता है। अब पूरी दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना की ऑलरेडी पहले से ही मोनोपोली बनी, बहुत मजबूत है। तो अगर भारत कनाडा जैसे विश्वसनीय लोकतांत्रिक देश, अब चाइना के साथ दिक्कत है लोकतांत्रिक नहीं है, तो लोकतांत्रिक देश के साथ अगर साझेदारी बढ़ाता है तो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन यानी सप्लाई वेब क्रिएट कर सकता है। तो यह तो हो गई पहली बात। अब दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, क्या केवल क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हम कनाडा की तरफ जा रहे हैं? क्या केवल रिसोर्सेज ही सब कुछ है? नहीं। आइए अब समझते हैं कि ये जो यात्रा होने जा रही है इसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है, और वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। फिर से मैं कह रहा हूं, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, नवाचार और टेक्नोलॉजी सहयोग। अब कनाडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लीन टेक में अग्रणी देशों में गिना जाता है, टॉप नॉच कंट्रीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हां, जिसका अभी हमने एआई इंपैक्ट समिट किया। क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसके लिए हमने जीपीयू की बात की और माना जा रहा है कि भारत में जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को हमें अब आगे लेकर जाना ही जाना है। और तीसरी चीज है क्लीन टेक्नोलॉजी, इनमें वो बहुत आगे गिना जाता है, राइट। और 2017 में कनाडा ने एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी शुरू की थी, पैन कैनेडियन एआई स्ट्रेटजी। आप 2025 में सबमिट कर रहे हैं, कनाडा ने 2017 में ही पैन कैनेडियन एआई स्ट्रेटजी की शुरुआत कर दी थी। भारत ने 2018 में नीति आयोग के माध्यम से नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई जारी की थी। तो कनाडा ने 17 में और नीति आयोग ने 2018 में शुरू किया था, सोचना शुरू किया था, इस पर पेपर्स पब्लिश करने शुरू किए थे। तो यह भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नीति आयोग के माध्यम से नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई सबसे पहले किसने जारी किया था? नीति आयोग ने 2018 में। तो अगर दोनों देश स्टार्टअप, अब दोनों देशों के लिए स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो और वो इंडस्ट्री को मिल जाए। तो यहां पर एक नई चीज भारत और कनाडा के बीच में, अगर आपने नहीं लिखा तो ये लिख लो, उसको बोलते हैं ज्ञान साझेदारी, नॉलेज पार्टनरशिप। भारत और कनाडा सेकेंड पिलर जो होगा वो होगा नॉलेज पार्टनरशिप, यानी एक दूसरे की नॉलेज को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना। क्लियर है? तो हमने बहुत तरह की, हमने ऑयल पार्टनरशिप की, हमने एनर्जी पार्टनरशिप की। इंडिया कनाडा नॉलेज पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो और यह यूपीएससी के लिए बहुत कोर वर्ड बन सकता है आंसर राइटिंग के लिए। अब आ जाओ तीसरे पे, एनर्जी पार्टनरशिप पे। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। अगर कहां पर? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 2024 के अगर हम डाटा पर बिलीव करें, आईईए के, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। लेकिन इसमें एक और बात है, 2070 तक, 2070 तक भारत ने नेट जीरो लक्ष्य घोषित किया है कॉप 26 में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में भारत ने लक्ष्य घोषित किया 2021 में कि 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य घोषित कर चुका है। यानी कि भारत जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा उसको उतना ही क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपको अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ही कम करना पड़ेगा और आपको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो कनाडा जो है वो पारंपरिक ऊर्जा, यानी कि जो तेल गैस बेस है, इसके साथ साथ जो स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, उसमें भी बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर, जिसके लिए हमने अभी शांति बिल जो है वो बनाया, पास किया। तो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर जैसे क्षेत्रों में यह सहयोग बहुत आगे जा सकता है। और न सिर्फ यह सहयोग आगे जा सकता है, ऊर्जा सुरक्षा भारत की और मजबूत हो सकती है। क्योंकि जब कोई कंट्री वनरेबल हो जाता है, जब उसकी ऊर्जा की डिमांड बढ़ती है
और वो अपने जो सोर्स उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाता। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सब कुछ तो बेनिफिट है, सब कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात है, बट यहीं पे एक गलती हो जाती है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी केवल आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स का गणित नहीं है, ये उसकी मैथमेटिक्स नहीं है। विदेश नीति एक बेसिकली बैलेंसिंग आर्ट है, संतुलन की कला है। कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो किसी और को मैसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इजराइल गए और यारी दोस्ती जय वीरू टाइप का भाभी भैया वाली बात हमने जो की, वहां पे सबसे ज्यादा जो तलखी मची हुई है वो पाकिस्तान में मची हुई, तुर्की में मची हुई है। हमने ना पाकिस्तान से बात की ना तुर्की से, हम अपने दोस्त से मिलने गए, हम अपने देश के साथ मिलने गए। भारत में भी कई लोगों को मिर्ची लगी, बोले आप जा रहे हो तो वहां जाकर फिलिस्तीन की बात करो, फिलिस्तीन की बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो, वहां पे जो ये सब हुआ गजा की बात करो। लोग हैं, हमेशा बात करेंगे इसको लेके। तो फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ी खूबसूरत लाइन बोल रहा हूं, अगर इसको लिख लोगे तो बहुत मजा आएगा कि विदेश नीति एक संतुलन कला होती है। फॉरेन पॉलिसी इज अ बैलेंसिंग आर्ट, क्योंकि शक्तियों का संतुलन बहुत जरूरी है। हम मिलते किसी और से हैं, बताते किसी और को, मैसेज कहीं और चला जाता है। ये हमारे जीवन में भी होता है। आप 4-6 पावरफुल लोगों के साथ उठिए बैठिए, बाउंसर टाइप के हैं, दबदबा कायम उनका। आपके कॉलेज में लड़ाई और हुआ, कभी कभी आपसे कॉलेज वालेज में मिलने आ जाते हैं, कमर में लगा वगा के काम भर की। तो क्या होगा, आपकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई तो लोग याद रखेंगे कि भाई आपका उठना बैठना किनके साथ है, और वो भी कॉलेज में बोलते अपना तो भाई है भाई। तो आपका क्या होगा, कोई आप पे हाथ डालने, भले आप अपने काम से काम रखते हो, कोई बात नहीं, आपका उठना बैठना कोई भी रीजन है, लेकिन अब कोई आप पे हाथ नहीं डालेगा, सोचेगा कि भाई इसको तो आज हमने बात कर ली, कल ये इसके साथ वाले जो है चारों पांचों आ जाएंगे, फिर हमारा पांचों पांचों अलग कर देंगे, सब कुछ दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझो, भारत पहले से अमेरिका के साथ एंगेज है, यूरोप के साथ एंगेज हुआ, रशिया के साथ एंगेज है, जापान के साथ तो हम बहुत पहले से एंगेज हैं। अब मोदी जी नहीं पहुंच पाए तो अब योगी जी पहुंच गए, टीम ही हम भर्ती करते चले जा रहे, जापान पहुंच गए, और ऑस्ट्रेलिया तो हमने पहले ही क्वाड में उसको जोड़ रखा और बहुत पहले से उसके साथ अपना बैलेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये सब पावरफुल कंट्रीज हैं, इनके पास कैपिटल सरप्लस है। मेलोनी जी के बारे में हम क्या बात करें, घरेलू संबंधों की बात हो रही है। फ्रांस को हमने जो है वो अभी देखा, वो हमने उसको कितना मुंबई की सड़क को दौड़ा दिया। यहां इसराइल को भी हम मेंटेन किए पड़े हैं, अरब कंट्रीज को भी हम मेंटेन किए पड़े हैं। आज इसराइल के जो प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं मोदी हग, दुनिया विल, द वर्ल्ड विल नो द वर्ड इज मोदी हग। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मोदी हग, कि मोदी का जो झप्पी है दैट इज अ रियल, मुंडा भाई वाली जादू की झप्पी है। ये वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं। तो कनाडा एक बड़ा पावरफुल कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करता है अमेरिका के साथ। अमेरिका भी जिसके हाथ में है वो सुबह उठ के नहीं जानता आज वो किसके ऊपर क्या लगाएगा टैरिफ और क्या करेगा। तो कनाडा के साथ जो संबंध है उसको पुनर्जीवित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए। बैलेंसिंग पावर है। तो भारत विवादों के बावजूद रणनीतिक अवसरों को बंद नहीं करता। ये भारत की इस समय फॉरेन पॉलिसी बहुत बैलेंसिंग पॉलिसी है। और मैंने आपको पहले बताया था भारत इस समय कैसी बात कर रहा है, इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमें अब पाप पुण्य अपना पराया ये वो बात की बात है। हम अपने मेरे मुद्दे के हम बहुत क्लियर हैं। हम इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये वर्ड लिख लेना, जब भी कभी आंसर राइटिंग में फंसो तो इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट के बारे में बात कर लो। जहां मतभेद होते क्या होता है, जहां मतभेद है वहां पर हम समझते भैया हमें नहीं पसंद है, यानी साफ साफ बोलना। जहां हित मिले वहां सहयोग कर लो। जहां लग रहा है अमेरिका का रशिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत, तो हम भी जयशंकर कहते कहां नहीं खरीदेंगे, कहां नहीं खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, हमें तेल की जरूरत है, हम बेच रहा है तो हम मेंटेन किए पड़े ना उसको, क्या दिक्कत है उसमें। यही चीजें हमारे लिए। और जहां मतभेद है, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड टॉक। बात करने के लिए आदमी से बात करे, जानवर से कौन बात करे भाई। ठीक है, हम डांट देते उसको, हम नहीं बात करेंगे, जाओ हम नहीं मिलेंगे उससे, हमारा ब्रह्मोस जाके मिलेगा। ठीक है, तो हम वो चीज करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। भारत अब जैसे लोग कहेंगे अरे हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है, हो रहा है। भाई साहब, जब
यूएई के राष्ट्राध्यक्ष आए तो हमने कहा कि नाहयान साहब को कहा ब्रदर, मेरा भाई, प्रधानमंत्री लिखते माई ब्रदर, नेतन्याहू को कहते हैं माई ब्रदर। अब मुस्लिम है, एक यहूदी है, जुइस है, दोनों की आपस में पट्टी नहीं है, जन्म से दुश्मन, लेकिन क्या कह रहे हैं दोनों, बोल रहे मेरा भाई, माई ब्रदर। स्टेटमेंट देखिए आप इसको, माई बेस्ट फ्रेंड, माई ब्रदर। ब्रदर नहीं बोलते तो थोड़े भाभी उसी कलर का कपड़ा पहन के आती। तो भारत की इस बोलते इशू बेस्ड अलाइनमेंट। देखते भाभी देखा, भाई हमने देखा भाभी रुमाल पहना इस तरह का, भाई बोले देखो हमने, और भैया देखा देख तेरी भाभी ने इस तेरे पसंद का कपड़ा पहना, इस तरह की बातें चल रही। तो ये बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ हम भाग रहे हैं। जरूरी भी है क्योंकि कई बार हमें इस तरह की चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इस पूरे दृष्टिकोण को, इस पूरे घटनाक्रम का आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, मन करे तो लिख लो। फर्स्ट डायमेंशन यूपीएससी के हिसाब से विदेश नीति का व्यवहारिक यथार्थवाद, इसको बोलते हैं प्रैग्मैटिक रियलिज्म। अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो, आपने जीएस पेपर 2 पढ़ा है, तो यूपीएससी यहां पर जो पहला डायमेंशन आपसे पूछेगा वो कहेगा विदेश नीति का व्यवहारिक यथार्थवाद क्या है, यानी प्रैग्मैटिक रियलिज्म ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नहीं लिखा तो फिर से लिखो, प्रैग्मैटिक रियलिज्म ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कल भी मैंने आपको बताया था विदेश नीति में 2 हिस्से होते हैं, एक रियलिज्म और एक आइडियलिज्म। तो जब हम इशू बेस्ड बात करते हैं तो हम रियलिस्टिक लोग होते हैं, हम नहीं को नहीं और हां को हां बोलना जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 107 बार कहा, मैंने अभी कल भी बेचारा बोल गया, बोलते बोलते ऐसा आदमी है भाई साहब। आपको भारत में एक शख्स है और एक अमेरिका में शख्स है, जब भी आपका मूड खराब हो, आप उदास हो, आप सैड हो, हार्ट ब्रेक, इन दोनों वीडियो देख लीजिए। भारत वाले को आप जानते हैं, विदेश वाले को मैं डोनाल्ड ट्रंप नाम उनका, और देखिए आपका मूड कैसे बढ़िया हो जाएगा। कल बोलते बोलते हो जो सहवजवा है, समझ रहे हो ना, पाकिस्तान में, वो बोल रहा कि मैंने भारत युद्ध पाकिस्तान युद्ध नहीं रुका था, नहीं तो शहबाज बिकेम डेड। ये स्टेटमेंट है, पढ़िए आप जाके। शहबाज ऐसे डर गया, उसका यह कहना था कि 35 मिलियन पीपल बिकेम डेड, लेकिन वो बोल गया सही कि पाकिस्तान के जो 35 करोड़ लोग हैं मर जाते, न्यूक्लियर वॉर हो जाती, लेकिन वो क्या बोल गया, शहबाज बिकेम डेड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टेटमेंट है, जाके पढ़िए। यार हम आए तुम्हें बचाने, तो यार अभी बर्बा दिए, कैसे बताया हमारा घर कहां है। तो वो आदमी अभी आजकल अलग मूड में। और दूसरा जो आयाम है यूपीएससी के लिए वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे मैंने जो क्लास पढ़ाई है मैंने इकोनॉमिक सर्वे की, हालांकि मैं चाहता तो फैक्ट जल्दी जल्दी पढ़ा, लेकिन वो इतनी डेप्थ में मैंने पढ़ाया। जो स्टेटमेंटशिप, इकोनॉमिक स्टेटमेंटशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अभी बहुत कुछ है। जो लाइन मैंने लिखाई थी कि नाउ द इकोनॉमिक हेजीमोनी, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी क्रिएट द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ये 2 आयाम है। और तीसरा आयाम है इंडो पैसिफिक में मध्यम शक्तियों की भूमिका, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इंडो पैसिफिक रीजन में जो मिडिल पावर्स हैं, जो बैलेंसिंग पावर है, उनकी भूमिका। नॉट अमेरिका, नॉट चाइना, इंडिया, इंडिया के साथ के दोस्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कनाडा को एक मिडिल पावर माना जाता है। तो भारत जब ये मिडिल पावर के लोगों को अंदर लेकर आएगा तो बैलेंसिंग एक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये ना तो महाशक्ति है ना छोटा देश है, ये मिडिल पावर है। और भारत भी वैश्विक मंच पर एक बहुत उभरती हुई शक्ति है। इजराइल की बात करें तो आज इंडिया जाइगेंटिक हो चुका है। तो जब 2 मध्यम शक्तियां साझेदारी बढ़ाती हैं तो वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस के ढांचे को प्रभावित कर सकती हैं। उनके पास दोनों एंड होते हैं बात करने के लिए। जो कई छोटे छोटे देश होते हैं महाशक्तियों से दूर रहते हैं। मैंने पढ़ाया था ना इकोनॉमिक सर्वे क्लास में कि 4 बाउंसर रख लिया आप तीली जैसे हो तो आपको नुकसान हो सकता है। अब जैसे क्या क्या भारत और कनाडा मिलकर कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ में सुधार कर सकते हैं, पूरा वेस्ट की तरफ अलाइन है। क्लाइमेटिक फंड की बात हो सकती है। कनाडा भी अपने क्लाइमेट सिस्टम को टैक्स, कार्बन टैक्स को लेकर बहुत अवेयर है। भारत ने भी बहुत बड़े बड़े जो दावे कर दिए। तो भारत को वो फंड चाहिए, तो अमेरिका नहीं बनने दे रहा है ना क्लाइमेट फंड, ग्रीन फंड नहीं बनने दे रहा है, भारत को चाहिए वो। और सबसे बड़ी बात है जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुपक्षीय संस्थान है, उनमें हमें सुधार चाहिए, जिसमें यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने बात की। भारत कह नहीं रहा कि मुझे सीट दो, मेरा कह रहा पहले चेंज करो, सीट तो हमें अपने आप मिल जाएगी बाबू, हम कहां भिखारी की तरह सीट मांगते घूमे। तो अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, इतिहास क्या रहा, व्यापार क्या रहा, तनाव क्या रहा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या रही, क्रिटिकल मिनरल्स क्या रहे, ऊर्जा क्या रहा और नवाचार क्या रहा।
अब मैं आ जाता हूं इसके दूसरे पार्ट पे। आपको समझ में आ गया भारत कहां कहां बातचीत कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें। अब असली सवाल, क्या भारत और कनाडा के बीच में सारी बाधाएं खत्म हो गई, सारा बवाल खत्म हो गया? आइए सिक्के के दूसरे पहलू पे चलते हैं। यह बैलेंसिंग करना आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, जवाब है नहीं हुआ है। राजनीतिक अविश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं, क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं और वो वहां की पॉलिटिक्स में इतना गहरा उतर चुके हैं जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख खतरा बन चुका है। कनाडा की जो घरेलू राजनीति है ना, उसमें प्रवासी समुदायों का बहुत बड़ा प्रभाव है और भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता दोनों पर बहुत संवेदनशील है। ऐसे में अगर दोनों देशों की जो संवाद संरचना यानी इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन मतलब वन टू वन कोई भी उठ के नहीं बोल रहा है, जो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बोल रही है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या बोल रहा है, तो जो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म है वो बहुत बहुत मजबूत करना पड़ेगा, विश्वास लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा ने भारत की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट मार दिया है। कुछ लोग तो यह मानते हैं कि जब तक राजनीतिक विश्वास पूरी तरह से बहाल नहीं होगा तब तक व्यापार समझौता आगे नहीं बढ़ पाएगा, सेपा आगे नहीं जा पाएगा। और दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि आर्थिक जुड़ाव जो है वही जो राजनीतिक विश्वास उसको बहाल करता है। यानी जितना हम इकोनॉमिकली इंगेज होते जाएंगे अपने आप राजनीतिक रूप से हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लाभ दोनों को चाहिए। यानी ये ट्रेड बिल्ड ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट इनेबल ट्रेड, मैंने जो लाइन बोली उसको लिखो, बड़ा प्यारा है रिलेशनशिप, ये बहुत खूबसूरत लाइन है। ट्रेड बिल्ड ट्रस्ट यानी व्यापार बढ़ाओगे विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा, वर्सेस ट्रस्ट इनेबल ट्रेड कि पहले विश्वास बढ़ेगा तभी तो व्यापार बढ़ेगा। तो ये इसकी बहस है, ट्रेड बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट इनेबल ट्रेड। तो ये दो बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है। अब चलिए मैं इस बात को एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दो पड़ोसी पहले से झगड़ा कर चुके हैं, पहले मार फुटबल हो चुकी है, और अचानक से कोई ऑफर आता है चलिए यार मिलजुल के दुकान खोलते हैं, तो चलो दुकान खोलते हैं, तो क्या वो खोल लेंगे? नहीं, नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर किसी ने बताया कि ये जो दुकान है ना बेटा, तुम लोग लड़ तो रहे हो लेकिन घर में खाने के नहीं है, कमी हो रही है, ये जो दुकान है बेटा इसमें बहुत भर भर के फायदा आएगा, तुम दोनों कार खरीद लोगे, बच्चों को पढ़ा लोगे, खूब जम के फायदा दिख रहा है। तो घर के और लोग भी सुन रहे हैं, बोले ये बिट्टू पापा, ये रिंकी पापा, काहे लड़े बे तुम लोग, आगे बढ़ो दुकान खोल लेते हैं। तो अगर जब दोनों को इकोनॉमिक फायदा मिल रहा है तो वो कम से कम सीमित सहयोग कर, मतलब ये नहीं कि एकदम गले मिल जाएंगे, जय वीरू वाला एक ही मोटरसाइकिल से आएंगे जाएंगे, लेकिन कम से कम वो सहयोग की शुरुआत कर सकते हैं, दुकान खोल लेंगे। बोलेंगे हम नहीं बैठेंगे इनके साथ, हमारा लड़का बैठेगा, तो बोलेंगे हम भी नहीं बैठेंगे, हमारा लड़का बैठेगा, ठीक है चलेगा, या हमारी लड़की बैठेगी। अगर दोनों पहले से पट रही हो तो दोनों तैयार, हाँ तुम दोनों ना बैठो हम तो बैठ ही लेंगे, हमें कहीं मिलने की जगह नहीं मिल रही थी, यहीं बैठ जाएंगे अपनी दुकान पे। तो यहां पर यही वही मॉडल है। तो ये पूरी तरीके से रीसेट नहीं है कि हम अपनी दुश्मनी भूल गए या भारत के जो खालिस्तान का मुद्दा है वो सॉल्व हो गया या कनाडा नहीं करेगा, लेकिन हां हम इसको इंक्रीमेंटल रीसेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रमिक पुनर्निर्माण, इंक्रीमेंटल रीसेट की कम से कम एटलीस्ट व्यापार पे, मिनरल्स पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, ग्रीन फंड पे हम बात तो करें। अब सवाल है कि भारत के आम नागरिक, कनाडा के आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो भारतीय स्टार्टअप को कनाडा के कैपिटल, जो वेंचर कैपिटल है वहां तक पहुंच मिल सकती है। कनाडा के पास वेंचर कैपिटलिज्म में जोखिम पूंजी, भारत का युवा जो कुछ शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसको ऐसी पूंजी चीज पे ब्याज कम देना पड़े, आसानी से मिल जाए, वो वेंचर कैपिटलिस्ट वहां से हमें मिल सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर सप्लाई सुरक्षित होती है तो इलेक्ट्रिक वाहन भारत में सस्ते हो सकते हैं। अगर वहां पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो शिक्षा और स्किल मोबिलिटी अगर समझौते होते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। तो नागरिकों के लिए ठीक है, यूपीएससी कैंडिडेट के लिए इसमें क्या है? ये केस स्टडी है, ये कैसे द्विपक्षीय तनाव के बाद भी रणनीतिक साझेदारी को पुनर्जीवित किया जाता है, कैसे बायलैटरल टेंशन के बाद स्ट्रैटेजिक जो कोऑपरेशन है उसको कैसे रीबिल्ड किया जाता है। इस बेसिस पे आप इसको जीएस पेपर 2 में देखिए, कैसे विदेश नीति में नैतिक बयानबाजी बढ़ाई जाती है और यथार्थवाद कैसे चलता है कि भाई आप बयानबाजी करते रहो, इलेक्शन जीतते रहो, लेकिन यथार्थ पर हमें टायर 2 टायर 3 हमें जो है वो बातचीत करके रखना चाहिए।
सुरक्षा हित और घरेलू राजनीति अगर भी टकराते तो भी बैलेंस किया जा सकता है। अब आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, अगर बात यहां तक समझ में आई है, क्या भारत और कनाडा का रिश्ता भविष्य में सिर्फ संसाधन और व्यापार तक सीमित रहेगा? इंडिया एंड कनाडा रिलेशनशिप इन फ्यूचर डिपेंड ओनली ऑन द रिसोर्स एंड ट्रेड, या एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल सकता है? अब यह व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, आर्कटिक जो नीति है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर या क्रायोस्फीयर है, जो आज अमेरिका के लिए जो ग्रीनलैंड मांग रहा है वो भूखे शेर की तरह, उससे जुड़ी हुई नीति है। और ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन में क्या भारत और कनाडा एक दूसरे के पास आ सकते हैं? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या भारत और कनाडा का रिश्ता भविष्य में सिर्फ संसाधन और व्यापार तक सीमित रहेगा या एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल सकता है, जहां तकनीक, जलवायु, आर्कटिक नीति और वैश्विक शासन में भी समन्वय दिखाई पड़े? अब एक क्वेश्चन यूपीएससी में क्या आ सकता है कि भारत कनाडा संबंधों में हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में आर्थिक कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्तता का विश्लेषण कीजिए। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, भारत कनाडा संबंधों में हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में आर्थिक कूटनीति यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का विश्लेषण कीजिए।